Good morning, students. Today we'll study chapter number 8 of history, the First Empire, the Mauryans. We have already read that Magadha became the most powerful of all the Mahajanpadas. The rulers of the Mauryan dynasty extended its boundary from Magadha in the east and Kandhara in the northwest to deep south. नाउ स्टूडेंट इन आवर प्रीवियस चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मगधा जो था इट बिकेम अ पावरफुल महाजनपदा, वो एक महाजनपदा में कन्वर्ट हो चुका था. एंड द मौर्यन डायनेस्टी की जो मौर्यन डायनेस्टी ने जो अपनी बाउंड्रीज थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर ली थी. इन द ईस्ट में कंधार तक, नॉर्थ वेस्ट टू द डीप साउथ, और डीप साउथ तक, वो साउथ तक अपनी बाउंड्रीज को ले जा चुके थे. Now we'll start our chapter from kingdom to empire. Now, kingdom to empire. A vast kingdom is known as an empire. Magadha, the Mauryan dynasty, became India's first empire. In order to control a huge empire, the kings needed large army and administrators. Now, Magadha जो था, it vast kingdom. एम्पायर क्या होता है? वास्ट किंगडम. किंगडम मीन्स होता है राज्य. तो एक वास्ट किंगडम, जब एक किंगडम वास्ट हो जाता है, फैल जाता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, देन इट इज़ नोन एज एम्पायर. तो हम उसे कहते हैं एम्पायर यानी साम्राज्य. मगधा अंडर द मौर्यन डायनेस्टी. मगधा जो था मौर्यन डायनेस्टी के रूल में, इट बिकेम ए फर्स्ट एम्पायर. वो इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बना, पहला साम्राज्य बना. In order to control a huge empire, the kings needed large army and administrator. और इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए किंग नीड, राजा को किस चीज़ की जरूरत थी? लार्ज आर्मी की एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की. चंद्रगुप्त मौर्य. The Mauryan dynasty was founded by Chandragupta Maurya in 321 BCE. It is believed that Chanakya was his mentor and guide. Chanakya is also known as Kautilya or Vishnugupta. He is the author of the book Arthashastra, which advises the king on the art of administration. Now, Mauryan dynasty की जो foundation थी, it was established by चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्यन डायनेस्टी किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने in 321 BCE में. एंड इट इज़ बिलीव दैट चाणक्य और चंद्रगुप्त की मौर्यन डायनेस्टी को फाउंडेशन करने में, स्थापित करने में, चाणक्य जो थे उन्होंने बहुत बड़े, उनके गाइड के रूप में उन्होंने काम किया, उनके गुरु के रूप में उन्होंने, चाणक्य ने वर्क किया. चाणक्य इज़ ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स. चाणक्य को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता. चाणक्य हैज़ ऑल्सो रिटन अ बुक. चाणक्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र. क्या है उस बुक में, अर्थशास्त्र में? विच एडवाइजेज द किंग. राजा को एडवाइस दी गई है, राजा को सलाह दी गई है, हाउ आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की कैसे राजा अपना अच्छे से शासन चला सकता है. वो अर्थशास्त्र नाम की बुक में चाणक्य ने पूरा मेंशन किया है. चंद्रगुप्ता ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंद एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र. He continued to capture territories and gradually moved towards Central Asia. Now, Chandragupta overthrew the last Nanda ruler. चंद्रगुप्ता ने जो लास्ट नंदा वंश के जो रूलर थे, जिनका नाम था धनानंदा, उनको अपने थ्रोन से, उनके सिंहासन से हटा दिया और उसकी जगह ले ली. एंड ही मेड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र. और पाटलिपुत्र में उन्होंने अपनी कैपिटल स्टेब्लिश की. स्लोली ही कंटिन्यू, उन्होंने कंटिन्यू रखा कैप्चर टेरिटरीज. अलग अलग जो एरियाज थे, टेरिटरीज थी, उनको धीरे धीरे वो अपने अंडर में लाते गए. एंड मूव टूवर्ड्स सेंट्रल इंडिया. और धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य सेंट्रल इंडिया तक पहुंचा दिया. देन चंद्रगुप्ता कैप्चर्ड द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया आफ्टर एलेक्जेंडर्स डिपार्चर. फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन था, उस पर अपना कैप्चर किया, अपना अधिकार किया. एलेक्जेंडर्स डिपार्चर, यानी एलेक्जेंडर जो था वो जब इंडिया से चला गया, डिपार्ट कर गया, देन चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट पे भी अपना अधिकार कर लिया. ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, एलेक्जेंडर्स जर्नल, बिटवीन 305 to 303 BCE. Chandragupta made a gift of 500 elephants to the Greek journal and obtained the territory across the river Indus. चंद्रगुप्ता ने जो एलेक्जेंडर का जो जर्नल था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर,
को चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया, उसे हरा दिया और अपना साम्राज्य इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में इस्टेब्लिश किया। चंद्रगुप्ता ने 500 एलिफेंट्स एक ग्रीक जनरल को गिफ्ट में दिए और उसने इसके बदले में उसने अपनी टेरिटरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी टेरिटरी जो अपना एरिया था उसको इंडस रिवर तक फैला दिया। Seleucus sent his ambassador Megasthenes to live in the Mauryan court. Megasthenes lived in the Mauryan court for many years. Seleucus ने अपना एक एम्बेसडर, अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज को मौर्यन कोर्ट में रहने के लिए भेजा कि आप जाइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, देखिए कैसे चलाते हैं और वहाँ पे रहिए। मेगस्थनीज लिव्ड इन मौर्यन कोर्ट फॉर मेनी ईयर्स। मेगस्थनीज जो थे बहुत कई सालों तक चंद्रगुप्त के साथ रहे। Chandragupta Maurya established a big empire. It included important cities like Patliputra, Takshila and Ujjain. Patliputra was the capital of Mauryan Empire. Takshila and Ujjain were the capital of different provinces. Both these cities were located in the important trade routes. Takshila was the gateway of northwest and central Asia, while Ujjain was the route from north and south India. नाउ चंद्रगुप्ता ने अपना जो मौर्यन एम्पायर था वो उसको बहुत बिग एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। एज वी हैव डिस्कस्ड, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तक्षशिला और जो उज्जैन थे, दीज वर टू इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस, टू इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, इम्पॉर्टेंट एरियाज थे। बोथ दीज सिटीज़, दोनों तक्षशिला एंड उज्जैन, दे वर इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। ये ट्रेड रूट थे, इम्पॉर्टेंट व्यापार के इम्पॉर्टेंट रूट थे। तक्षशिला जो था वहाँ से नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का पूरा ट्रेड तक्षशिला से किया जाता था। एंड उज्जैन वॉज द रूट फॉर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नाउ नेक्स्ट वन इज बिंदुसारा। बिंदुसारा सक्सीडेड चंद्रगुप्ता इन 297 BCE. He is said to have conquered the land between the two seas, presumably the Arabian Sea and the Bay of Bengal. He campaigned in the Deccan, extended Mauryan control in the peninsula as far the south as Mysore. By the time of his death in 272 BCE, the entire subcontinent had practically come under Mauryan control. Now Bindusara. Who was Bindusara? Chandragupta's son. चंद्रगुप्ता का सन था बिंदुसारा। तो आफ्टर बिंदुसारा, चंद्रगुप्ता के बाद बिंदुसारा became the king of Mauryan Empire and he is said to be conquered the land between. उसने दो जो सीज थी, दो समुद्र थी, उनके बीच का जो एरिया था वहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। और ये दो सी कौन थी? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। उसने अपने जो साम्राज्य था उसको डेक्कन पोर्शन, डेक्कन पोर्शन कौन सा है? साउथ का जो पोर्शन है ये है डेक्कन एरिया। तो इस एरिया तक उसने एक्सटेंड किया। मौर्यन कंट्रोल इन द पेनिसुला टू द साउथ ऑफ मैसूर, और वो उसे मैसूर तक आगे लेकर गया। बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब बिंदुसारा की डेथ हुई, एंटायर सब कॉन्टिनेंट हैड प्रैक्टिकली कम अंडर द मौर्यन कंट्रोल। तो लगभग पूरा भारत मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में आ चुका था। द ओनली एरिया दैट रिमेन हॉस्टाइल एंड अनकॉन्कर्ड वॉज कलिंगा, कोस्टल ओडिशा ऑन द ईस्ट कोस्ट. It was Ashoka the Great, his son, who finally conquered the and occupied Kalinga. बिंदुसारा ने लगभग पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया था। केवल जो एरिया उसके कंट्रोल में नहीं था, दैट वाज कलिंगा। केवल कलिंगा ऐसा एरिया था जो उसके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन बिंदुसारा के बाद जो उनका बेटा आया अशोका द ग्रेट, उसने कलिंगा को भी अपने राज्य में फाइनली शामिल कर लिया और मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया में लगभग फैल गया। अशोका द ग्रेट. Ashoka is by far of the most famous of Mauryan kings. He left behind accounts of his reign in the form of inscription. These inscriptions, written in a Brahmi script, were his messages to people in the far-flung areas.
He inscribed these messages on the stone pillars and edicts. Now who was Ashoka? Ashoka कौन थे? Ashoka was a son of Bindusara. चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा और बिंदुसारा के सन थे अशोका. ये मौर्यन एम्पायर के सारे जो थे मौर्यन किंग्स हैं. तो अशोका जो थे मोस्ट फेमस किंग माने जाते हैं मौर्यन एम्पायर के, और उन्होंने अपनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंस्क्रिप्शन के रूप में, इंस्क्रिप्शन कहते हैं एनीथिंग विच इज़ रिटन ऑन हार्ड सरफेस, किसी हार्ड सरफेस पे लिखाना, दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन. तो उन्होंने बहुत सारी अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवाई हैं. कई बहुत सारी जो मैसेजेस हैं जो वो पीपल को देना चाहते थे, जनता को मैसेजेस देना चाहते थे, वो उन्होंने इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखवाए हैं. द इंस्क्रिप्शन दिस मैसेज ऑन स्टोन पिलर, उन्होंने पत्थरों के जो पिलर्स, पत्थर के पिलर्स बनवाए, उन पे लिखवाए हैं. रॉक पत्थरों पे लिखवाया है कई जगह, या फिर कई जगह पिलर्स बनवा कर लिखवाया है. जो भी वो जनता को अपना संदेश देना चाहते थे वो उन्होंने पत्थरों पर या फिर रॉक एडिक्ट्स पर लिखवाया है. द स्टोन पिलर्स वर कार्व्ड आउट फ्रॉम रॉक्स एंड देन पॉलिश्ड, कि जो स्टोन पिलर, पत्थर के जो पिलर्स बनाते थे उनको उन पर कार्विंग की जाती थी, उन पर लिखाई की जाती थी, एंड फ्रॉम रॉक्स वर देन पॉलिश्ड, और फिर उसको पॉलिश किया जाता था. दीज पिलर वर क्राउन्ड विद कैपिटल, दे इंक्लूड लॉयन एंड बुल्स, कि ये जो पिलर बनाए जाते थे इनके क्राउन के रूप में जो है उसमें दो फिगर्स लगाते थे वो, जिसमें लायन और बुल थे. The lion capital was found in Sarnath in the national emblem of India. As you can see, a picture is given here. A lion capital की अशोका का एक सारनाथ में एक पिलर मिला है जिसमें उन्होंने लायन कैपिटल की पिक्चर ऊपर लगाई हुई है, एंड उसी को हम क्या मानते हैं, दिस इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. और जो हम इंडिया का नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, वो अशोक के जो सारनाथ का जो स्तंभ है उसी से लिया गया है. द अशोका चक्रा कार्व्ड इन द लायन कैपिटल is also the part of India's national flag. अशोक ने जो पिलर्स बनाया है सारनाथ में, तो लायन कैपिटल के नीचे एक चक्र बना हुआ है, और वो चक्र हमने अपने इंडियन नेशनल फ्लैग में यूज़ किया है. नेक्स्ट वन, द मौर्यन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम brought political unity and administrative uniformity in India. The Mauryans organized a very elaborate system of administration to rule such a vast empire. We know about the Mauryan administration from various sources such as edicts of Ashoka, the Indica of Megasthenes, and Arthashastra of Chanakya. Now Mauryan Empire for the first time. Mauryan Empire वो पहला एम्पायर था जिसने पॉलिटिकली पूरे अपने जो इंडिया में जो पूरे पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन था उसको यूनिफॉर्म किया, एक बनाया. द मौर्यन ऑर्गेनाइज एलाबोरेट सिस्टम, मौर्यन ने एक एलाबोरेट, एक बहुत अच्छा लंबा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, अपने वास्ट एम्पायर को चलाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम अपनाया. और वी नो अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है. सम सोर्सेज आर देयर, कुछ ऐसे साधन हैं जो हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, जैसा कि सम अशोकाज एडिक्ट्स, अशोका के लिखे हुए कुछ एडिक्ट्स हैं जो उसने पिलर्स पे लिखवाए हैं, जो उसने स्टोन्स पे लिखवाए हैं, रॉक्स पे लिखवाए हैं. इसके अलावा सम बुक्स फॉर देयर टू नेम आर गिवन. The Indica of Megasthenes. Indica is a name of book which is written by Megasthenes, and again second book is Arthashastra which is written by Chanakya. Now next is the conquest of Kalinga. The most important events of Ashoka's reign was the conquest of Kalinga and the subsequent adoption of Buddhism by Ashoka. He is perhaps the only king in the history to renounce conquest after winning the war. The horror of the war was described by the king in one of his inscriptions. Now क्या है conquest of Ashoka? कि conquest of Ashoka, अशोका की लाइफ का, उसकी जो शासनकाल है उसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट घटना मानी जाती है. और क्या था कि अशोका ने कलिंगा, एक जगह है जिसको अधिकार करने के लिए युद्ध किया. उस युद्ध में जो बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हॉरर ऑफ वॉर, अशोका 150,000 पीपल वर डिपोर्टेड एंड 100,000 वर किल्ड एंड मेनी मोर डाई. कि अशोका ने अपने एक इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है कि
150 बहुत हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए। तो इस जो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारा खून खराबा हुआ, इस सीन को देखकर अशोका का जो वो था हार्ट था बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने अपने एक छोटे से कलिंगा को अधिकार करने के लिए इतने सारे लोगों की जान ले ली है। तो उस सीन को देखने के बाद अशोका ने ये डिसीज़न लिया कि ही विल नेवर फाइट एनी मोर वॉर इन हिज लाइफ, कि वो कभी भी जीवन में अब कभी कोई युद्ध नहीं करेगा। और उसने डिसीज़न लिया कि वो बुद्धिज़्म को अपना लेगा। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा के बाद अशोका ने बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। द वॉर caused much suffering of the people and Brahmins and the Buddhist monk. This caused Ashoka much grief and remorse. He abandoned the policy of physical conquest in favor of policy of Dhamma. अशोका ने बुद्धिज़्म को अपना लिया और उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा, जो बुद्धिज़्म की पॉलिसी थी, धर्म की पॉलिसी, उस पर चलना शुरू किया। एंड कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं किया। नाउ अशोकाज धामा। व्हाट इज धामा? क्या होता है धामा? मीनिंग, द वर्ड धामा इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा। धामा वर्ड जो है वो प्राकृत भाषा का वर्ड है, जो संस्कृत में जिसे हम धर्मा कहते हैं, धर्म जिसे हम कहते हैं, प्राकृत भाषा में उसे धामा के नाम से जाना जाता है। मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी, जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, यानी हमारे धर्म के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, दैट इज नोन एज धामा। Moreover, Ashoka's Dhamma was not a religious faith. He did not include any rituals and performance of sacrifice. The Dhamma was related to the norms of social behavior. The emperor believed that it is the moral duty of the king to teach his subject these norms. कि अशोका का जो धामा था was not a religious faith, वो केवल धर्म से रिलेटेड नहीं था। He did not include any ritual. अशोका ने अपने धर्म में किसी भी रिचुअल, रीति रिवाज, परंपरा या किसी भी बलिदान को इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया। द धामा वॉज रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर। अशोका ने अपना जो धर्म बनाया उसमें उन्होंने सोशल बिहेवियर, समाज के साथ अच्छा रिलेशन कैसे बनाया जाए, उस पर जोर दिया। राजा होने के बाद उनका ये बिलीव था कि एक एम्परर, एक राजा का बिलीव दैट द मॉरल ड्यूटी, एक राजा की ड्यूटी क्या होती है कि अपने जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मीन्स होता है प्रजा, अपने जो प्रजा है उसको सही रास्ता दिखाए, उन्हें अच्छी शिक्षाएं दे। रीजंस फॉर धामा। अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धामा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही फेस्ड। अशोका ने धामा की जो पॉलिसी थी उसको क्यों अडॉप्ट किया, क्यों अपनाया? बिकॉज द नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फर्स्ट वन, the Mauryan Empire included people from different religion. Sometimes conflict occurs among different religious groups. As we have discussed, Mauryan Empire was a very vast empire. Mauryan Empire एक बहुत vast, बड़ा empire था, साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था। And people from different religion, अलग अलग धर्मों के लोग उसमें रह रहे थे। Sometime happen, कई बार ऐसा होता था कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप में। तो अशोका ने इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए धामा का मार्ग अपनाया। पीपल सेक्रीफाइस्ड एनिमल। सेकेंड वॉज पीपल सेक्रीफाइस एनिमल, लोग जानवरों की बलि दिया करते थे, तो जो अशोका को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने लिए नया धर्म बनाया जिसे धामा के नाम से जाना गया। थर्ड, पीपल ट्रीटेड देयर एल्डर्स, स्लेव्स एंड सर्वेंट बैडली। थर्ड चीज़ जो अशोका ने फेस की प्रॉब्लम, दैट कि लोग जो थे दे ट्रीटेड देयर एल्डर्स, अपने बड़ों को, अपने जो गुलाम थे और इनके जो नौकर थे उनको बहुत बैडली ट्रीट करते थे। फोर्थ, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द फैमिलीज एंड अमंग नेबरहुड, कि अशोका ने देखा कि कई बार परिवारों में ही लड़ाई हो रही है या फिर अपने पड़ोसियों से लोग लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए अशोका ने जो था धामा का मार्ग अपनाया। As a result, the emperor felt the need to solve these problems. और एक राजा होने के नाते अशोका ने ये फील किया कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लोगों का प्रॉब्लम का सल्यूशन लोगों का करें, इसलिए। Okay students, that's all in today's class. We'll continue our chapter in our next class from Principles of Dhamma. Okay, have a nice day. Goodbye.